नमस्कार मित्रों। वातायन की प्रवासी लॉकडाउन संगोष्ठी का यह की 10वीं श्रृंखला है और आज हम डॉक्टर गौतम सचदेव जी को याद करेंगे, उनके लेखन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हमारे बीच हैं ललित मोहन जोशी जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी शशि प्रभा जी भारत से, और विशेष वक्ता के रूप में उनके पुत्र राहुल सचदेव जी भी आएंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैंने कुछ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ गौतम जी के जीवन यात्रा पर। लेकिन साथ में मैं इस मोह का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ अपने कि गौतम जी के ऊपर मेरे कुछ लेख हैं और उस लेख का अंश भी मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। तो ये जो चित्र उनके चलेगी श्रृंखला, वे अपने आप में अपनी कहानी बताते जाएंगे, तो आप चित्र देखते जाएं समय को बचाते हुए। मैं गौतम जी के ऊपर जो मैंने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर कुछ लेख लिखे हैं उसका अंश भी पढ़ता चला जाऊंगा। पद्मेश जी, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सब लोग म्यूट रहें कृपया। लंदन के नेहरू केंद्र में ब्रिटेन के हिंदी लेखक अक्सर कुछ ऐसी चर्चा करते पाए जाते हैं। पहला, भाई आपने सुना गौतम जी ने फला लेखक के नए गजल संग्रह के बारे में क्या कहा? दूसरा, गौतम जी की क्या बात करते हो, उनसे तो कुछ भी पूछना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मैं तो उनसे अपने साहित्य के बारे में बात ही नहीं करता। तीसरा, दूसरे से, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो तुम अपने नए कहानी संग्रह के लोकार्पण में उन्हें वक्ता बनाने की बात कह रहे थे। दूसरा हिचकिचाते हुए, हाँ सोच रहा था पर कहूंगा नहीं, उनका क्या भरोसा, दोष निकालने में माहिर है वो। वैसे अगर उन्होंने प्रशंसा कर दी तो ब्रिटेन के साहित्य जगत में धाक जम जाएगी। जी हाँ, डॉक्टर गौतम सचदेव ब्रिटेन में हिंदी के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनसे हिंदी का हर छोटा बड़ा लेखक अपने साहित्य पर टिप्पणी चाहता भी है और टिप्पणी से घबराता भी है। कुछ लेखकों ने तो इसका तोड़ भी निकाल लिया है। एक ने गौतम जी को परिचर्चा में पहला वक्ता बनाया और बाद में वक्ताओं में अपने मित्रों को रखा ताकि वे लेखक की ऐसी प्रशंसा करें कि गौतम जी गलत साबित हो जाएं। एक दूसरे लेखक ने अपनी कृति के लोकार्पण में गौतम जी को अध्यक्ष बना दिया, जहां उनकी भूमिका सिर्फ आशीर्वाद देने की थी। एक बार तो जब मैंने लंदन की एक अत्यंत वरिष्ठ लेखिका से उनकी पुस्तक की परिचर्चा के लिए गौतम जी का नाम प्रस्तावित किया तो उन्होंने मेरी बात पूरी तरह से अनसुनी कर दी। मैंने एक बार यूं ही बात में गौतम जी से यह प्रश्न किया कि लोग आपसे अपने साहित्य पर बुलवाना और लिखवाना भी चाहते हैं और घबराते भी हैं, इसका कारण क्या है? गौतम जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं पहले तो किसी भी कृति को एक आम पाठक की तरह पढ़ता हूँ और आनंद लेता हूँ। जब मुझसे उस पर टिप्पणी के लिए कहा जाता है तो मैं उसे दूसरी बार पढ़ता हूँ। फिर कुछ लिखने के लिए कहा जाता है तो तीसरी बार पढ़कर उसका अध्ययन करता हूँ। एक समीक्षक की दृष्टि से पढ़ने के बाद अब यदि मैं उसके गुण और दोषों को रेखांकित ना करूं तो वह मेरे सिद्धांत के खिलाफ होगा। साहित्य के प्रति पूरी ईमानदारी लिए डॉक्टर गौतम सचदेव ब्रिटेन के एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिनका व्यंग निबंधों का संग्रह सच्चा झूठ प्रकाशित हुआ है। यूं तो गौतम जी ने साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, परंतु मुझे वे मूलतः व्यंगकार नजर आते हैं। अपनी कविता, गजल और कहानियों में भी वे व्यंग करने से बच नहीं पाते। मैं समझता हूं कि गौतम जी के व्यंग को संभवतः हर व्यक्ति समझ नहीं सकता क्योंकि उनके व्यंग में हास्य नहीं मिलता। साथ ही गौतम जी हल्की बात नहीं कहते। गौतम जी विद्वान थे, हर चीज को गंभीरता से लेना उनके स्वभाव में है। वे स्वयं कहते हैं कि व्यंग उनके लिए दुधारी तलवार है और व्यंग लिखने के लिए वे पहले उसकी एक धार पर स्वयं कटते हैं, उससे उत्पन्न पीड़ा तलवार की उस दूसरी धार को तीखा बनाती है। उनके अनुसार व्यंग को विनोद से बचना चाहिए। व्यंग उनके लिए अत्यंत गंभीर विधा है। संभवतः यही कारण है कि गौतम जी के समस्त व्यंग लेखों में अव्यवस्था, अनैतिकता एवं असामाजिकता पर तीखा प्रहार नजर आता है। आज ऐसे ही डॉक्टर गौतम सचदेव जी जो हमारे बीच नहीं हैं, उनको स्मरण करने के लिए मैं निमंत्रित करूंगा ललित मोहन जोशी जी को। ललित मोहन जोशी जी गौतम जी के बहुत स्नेही और साथी रहे हैं।
वे लंदन स्थित कवि, फिल्म इतिहासकार, वृत्त फिल्मकार, समीक्षक, रेडियो प्रसारक और लेखक हैं। 2 दशकों तक उन्होंने बीबीसी हिंदी सेवा में पत्रकारिता का काम किया है। वर्ष 2000 में लंदन में स्थापित साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक व साउथ एशियन सिनेमा पत्र के संपादक आदरणीय ललित मोहन जोशी जी का हम स्वागत करते हैं। आइए ललित जी, अब मंच आपके सामने है। ललित जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, शुरू करें। अच्छा, अनम्यूट माय सेल्फ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वातायन की एक चीज मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक सुधार करना चाहता हूँ। आपके पावर पॉइंट में गौतम सचदेव लिखा था कि योर्स कृष्णा मेनन में उन्होंने भाग लिया, जो कि गौतम जी ने लिखा था। अब वो नाटक दरअसल मैंने लिखा था, योर्स कृष्णा मेनन। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कह दिया कि वो शायद गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं। तो हाँ, गौतम जी ने उसमें हमारा पूरा हमें बौद्धिक सहयोग दिया था और उन्होंने 2 भूमिकाएं की थी, एक कृष्ण कुरूप की और दूसरी किसी बड़े नेता। वातायन की 10वीं संगोष्ठी में उपस्थित सभी मित्रों और साहित्यकारों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मीरा मिश्रा कौशिक, दिव्या माथुर और पद्मेश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने वातायन की 10वीं संगोष्ठी में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर गौतम सचदेव पर स्मारक व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज यहाँ उपस्थित मंजू भाभी, श्रीमती मंजू सचदेव का, जिन्होंने गौतम जी के चले जाने के बाद उन्हें समझने में मेरे हर सवाल का जवाब दिया है और उन्हें खो देने के अपार दुख के बावजूद। डॉक्टर प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज की अध्यक्षता का मेरा अनुरोध स्वीकार किया। एक प्रखर एकेडमिक और विदुषी होने के साथ साथ वो गौतम जी की भतीजी हैं और गौतम जी और उनके कृतित्व को मुझसे अधिक समझती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज गौतम जी का समर्थ परिवार राहुल, दिव्या और अंशुल भी हमारे साथ हैं। खुशी की बात यह भी है कि हमारे बीबीसी के मित्रगण जिन्होंने गौतम जी के साथ काम किया है, यहाँ हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अंतरंग स्वर्गीय डॉक्टर गौतम सचदेव हिंदी के एक प्रतिष्ठित कवि, कहानीकार, व्यंग्यकार, समीक्षक, निबंधकार और बीबीसी प्रसारक थे। मेरे बीबीसी आने के कुछ वर्ष पूर्व आकाशवाणी और सूचना निदेशालय लखनऊ के दिनों से मैं गौतम जी की आवाज और उनके साहित्यिक कद से परिचित था। जब मैं स्वयं एक प्रसारक के तौर पर 1988 में बीबीसी में आया, तब तक वह 1982 से 87 तक अपनी पहली पारी खेलकर बीबीसी स्टाफ से मुक्त हो चुके थे, पर एक स्वतंत्र प्रसारक पत्रकार के तौर पर कैजुअल अनुबंध पर काम करते थे। बीबीसी में रहते हुए गौतम जी को जानना, उनकी रचनाओं को पढ़ना, उनसे बहस, गपशप और विमर्श करना एक बौद्धिक अनुभव से गुजरना था। जब भी उनकी कोई नई पुस्तक आती तो वो मुझे विशेष रूप से भेंट करते और कहते, ललित इसे पढ़ो और बताना कैसी लगी। मैं इसे अपने अधिकार और सम्मान की तरह लेता। गौतम जी पर मेरा आज का ये व्याख्यान एक प्रयास है ये बताने के लिए कि मेरी नजर में गौतम सचदेव की रचनाशीलता क्या थी, साथ ही ये भी कि ब्रिटेन के सांस्कृतिक जगत में उनका दखल, उनका सरोकार और उनका योगदान क्या था। गौतम जी की साहित्यिक यात्रा को समझने के लिए उनकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। किसी भी रचनाकार की पृष्ठभूमि या अतीत के जरिए ही उनकी रचनाओं के तथ्यों और उपकथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा या विश्लेषित किया जा सकता है। गौतम जी का जन्म 8 जून 1939 को अविभाजित पंजाब के वारबर्टन नामक कस्बे में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। परसों उनका जन्मदिन है। जब भारत का विभाजन हुआ तो उनकी उम्र 8 वर्ष की थी। लंदन के प्रतिष्ठित दैनिक गार्डियन की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने परिवार की उस भीषण यंत्रणा और मानसिक आघात का जिक्र किया है जो उन्होंने अमृतसर
से दिल्ली 9 दिन में पहुंचने वाली उस मनहूस रेल यात्रा के दौरान झेली थी। यही वजह थी कि उनके लंदन प्रवास के 3 दशकों तक भी इस बंटवारे ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। और इसका अर्थ ये कतई नहीं कि गौतम सचदेव विभाजन के बंधक थे अथवा विभाजन से मनोग्रहित या ऑब्सेस्ड थे। दिल्ली में बचपन से ही अपनी शिक्षा दीक्षा के दौरान गौतम जी ने स्वावलंबन के जरिए अपने को समर्थवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्षों पहले लंदन के नेहरू सेंटर में अपनी कहानी संग्रह अटका हुआ पानी के विमोचन के दौरान मैंने जो बातचीत उनसे की थी, वो उनकी पृष्ठभूमि का एक प्रामाणिक वृत्तांत है। YouTube पर उपलब्ध ये बातचीत शोधार्थियों के लिए निसंदेह उपयोगी है। इस संवाद में उन्होंने खुलकर अपने विद्यार्थी जीवन और प्रारंभिक रुझानों पर बात की थी। मैं बचपन से ही सन 1950 यानी 11 वर्ष की उम्र से ही किताबों का कीड़ा रहा। मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना के साथ ही उसकी सदस्यता ली थी और ये समझ लीजिए कि 15 साल का होने तक मैंने कोई पुस्तक नहीं छोड़ी जो लाइब्रेरी में रखी हो और मैंने न पढ़ी हो। तभी मेरे मन में कुछ लेखकों के प्रति एक तरह का अनुराग उत्पन्न हुआ था। उनमें प्रेमचंद थे, शरद थे, बंकिम चंद्र थे। फिर मैंने कवियों को भी पढ़ा और मुझे कई कवि पसंद आने लगे, उनमें जयशंकर प्रसाद विशेष रूप से। आगे आकर जब मेरे जीवन में यह अवसर आया कि मुझे किस पर शोध करना है, तो मैंने इन्हीं में से किसी का चुनाव करना उचित समझा। मैंने विशेष रूप से प्रेमचंद को इसलिए चुना कि सभी निर्विवाद रूप से प्रेमचंद को सबसे बड़ा लेखक मानते तो हैं, उन्हें लोग उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, पर उन पर कोई स्तरीय शोध तब तक नहीं हुई थी। मुझे लगा मैं इस क्षेत्र में कुछ योगदान कर सकता हूं। मेरी इच्छा थी कि कहानी के असली शिल्प को समझा जाए और फिर देखा जाए कि कहानी का जो वास्तविक बड़ा उन्नत शिल्प होता है, क्या प्रेमचंद उस तरह के कहानीकार थे? प्रेमचंद के कथा शिल्प पर ये पहला शोध प्रबंध था और मुझे ये कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि मुझे अपनी इस थीसिस के पहले अध्याय पर डी.लिट अवार्ड हुई थी। मेरे एक एग्जामिनर ने मेरी थीसिस की कॉपी पर लिखकर दिया था कि प्रेमचंद पर अब तक का ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। गौतम जी के शोध प्रबंध पर उनके गाइड दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर तारकनाथ बाली ने लिखा है, गौतम सचदेव एक कुशाग्र छात्र थे और एमए करने के बाद उन्होंने मेरे निर्देशन में ही प्रेमचंद के कथाशिल्प पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख विशेषता ये थी कि वे किसी पीटी लीग पर न चलकर कुछ मौलिक कार्य करना चाहते थे, जिसके लिए उनमें साहित्य की बारीकियों की बहुत अच्छी समझ थी। निसंदेह कहा जा सकता है कि 1980 के पूर्वार्ध में बीबीसी लंदन आने के पूर्व गौतम सचदेव भारत के हिंदी जगत में अपने लेखन और शोध के लिए प्रतिष्ठित हो चुके थे। 22 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण व शोध निर्देशन किया। छात्रों में वो बेहद लोकप्रिय और एक रोल मॉडल की तरह देखे जाते थे। अगर वो लंदन ना आए होते तो क्या होता? भले ये सवाल काल्पनिक या हाइपोथेटिकल हो, इसका जवाब हाइपोथेटिकल न होकर रियल यानी वास्तविक है। और ये जवाब है कि परिवेश और पृष्ठभूमि भले भारत होती, पर काम उतना ही उत्कृष्ट, गहरा और विशिष्ट होता जितना उन्होंने ब्रिटेन में किया। 1982 से लेकर 2012 तक यानी 30 वर्षों तक लंदन गौतम जी की कर्मभूमि रही, जहां उनकी रचनाशीलता का संसार व्यापक से व्यापकतर हुआ। बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा के एक प्रसारक और रेडियो पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट शैली और पहचान गढ़ी। हमसे पूछिए रेडियो कार्यक्रम को उन्होंने लोकप्रियता के चरम तक पहुंचाया, जिसके लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा। यह समय बीबीसी हिंदी सेवा का स्वर्ण युग था, जहां ओंकार नाथ श्रीवास्तव और नीलाभ अश्क जैसे हिंदी कवि, नरेश कौशिक और जसविंदर जैसे पत्रकार, विजय राणा और शिवकांत जैसे शिक्षक और ममता गुप्ता, परवेज आलम और अचला शर्मा जैसी आकाशवाणी की सदी आवाजें थी।
मेरा और भारतेंद्र विमल का नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है। इन सब के बीच गौतम सचदेव यथोचित भाषा और व्याकरण के टापू सरीखे थे, जिनसे घड़ी घड़ी सभी सटीक शब्द के लिए परामर्श करते थे। मेरी इस बात की पुष्टि यहाँ उपस्थित मेरी सहयोगी ममता गुप्ता ने एक लेख में किया है, जो आज की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार द्वारा संपादित पुस्तक गरिमा में प्रकाशित है। उद्धरण ममता जी का। गौतम भाई हिंदी के शिक्षक रहे हैं। उनका भाषा पर ऐसा अधिकार है कि हम लोग अक्सर शब्दकोश खोलने की जगह उनका दिमाग चाटते हैं और वह मदद करने से कभी नहीं हिचकिचाते। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके द्वारा किए गए भूल सुधार में एक अपनापन, एक अधिकार झलकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। उद्धरण समाप्त। हिंदी भाषा के द्रोणाचार्य गौतम जी का एक और करिश्मा बीबीसी उर्दू सर्विस से उपेक्षित बीबीसी के एक अन्य सहयोगी पाकिस्तान के खालिस उर्दू भाषी जो यहाँ मौजूद हैं, शफी नकी जामई हैं, जिन्हें गौतम जी की शिक्षा ने देखते देखते एक अद्भुत हिंदी प्रसारक बना दिया और मैं भारत से उनको सुनता था। गौतम सचदेव के प्रति उद्गार प्रकट करते हुए इसी पुस्तक में शफी नकी जामई लिखते हैं, मैंने हिंदी सर्विस में 9.5 साल काम किया। गौतम भाई ने न सिखाया होता तो मैं शायद उस मकाम तक न पहुंचता जहां मैं हिंदी सर्विस में पहुंचा। गौतम भाई मेरे गुरु भी हैं और हितैषी भी। इसका पूरा विवरण देने के लिए एक मोटा ग्रंथ चाहिए। शफी का उद्धरण समाप्त। सच पूछिए तो बीबीसी गौतम जी की जिंदगी का एक चरण मात्र था, एक फेज, जिंदगी के सफर का महज एक स्टेशन। उनके रचनात्मकता की असली दुनिया उनके भीतर थी। एक संवेदनशील और साहित्यिक इंसान कोई भी नौकरी कर ले, पुरस्कार ले ले, वो भीतर से जानता है ये उसकी असली दुनिया नहीं है। गौतम जी अपने परिवार और अपने विचारों की दुनिया के प्रति समर्पित थे। रचनात्मकता एक जुनून की तरह उनमें थी। एक कवि, कहानीकार, रंगकार, समीक्षक और निबंधकार के तौर पर गौतम सचदेव की रचनाशीलता का संसार, बॉडी ऑफ वर्क, बहुत व्यापक था। पर मेरे आकलन में कहानी उनके कृतित्व का सबसे मजबूत पक्ष था। नेहरू सेंटर लंदन में हुई एक बातचीत में उन्होंने लगभग स्वीकार किया था, मैं लगभग शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि उनकी अन्य रचनाएं कम महत्वपूर्ण थी। गौतम जी ने कहा, हाँ पूरी तरह से तो नहीं, काफी हद तक लिखना बहुत अच्छा लगता है। कहानी एक बहुत ही शिल्पित, चिजिल्ड प्रोडक्ट होती है। वो एक चिजिल्ड ब्यूटी की तरह बाहर आती है। उसे बार बार छीलना, मांजना, घिसना, संवारना और बदलना पड़ता है। मैं टॉलस्टॉय के इस कथन से सहमत हूं कि जब तक आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, आप पाठक को संतुष्ट नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा है कि टॉलस्टॉय ने अपने महान उपन्यास वॉर एंड पीस को 123 बार बदला था। मैं उतनी बार तो अपनी कहानियां नहीं बदलता, पर मैं उसको लिख करके छोड़ देता हूँ, फिर एक अंतराल के बाद उसको दोबारा लिखता हूँ। जहां कहानियां लिखना मुझे बहुत पसंद है, वहीं उतने ही जोर के साथ मेरे भीतर कविताएं और व्यंग भी उभरते हैं। ये समय की बात है कि कब कौन सा विचार मुझे लिखने के लिए बाध्य करता है। गौतम जी की कहानियों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक, भारत के विभाजन से उपजी जटिल, मनोवैज्ञानिक, अति यथार्थवादी कहानियां, जो गौतम जी के जख्मी अवचेतन से उनके प्रारब्ध की तरह उनके जन्म स्थान पाकिस्तान के बारबटन से दिल्ली होते हुए ब्रिटेन तक उनका पीछा करती रही हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, क्योंकि मैं स्क्रीन में नहीं देख पा रहा हूँ। एनीवे, मसलन अनुष्ठान, छोटे चरणदास, बेचारा दरियाई शाह और उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक 7.5 दर्जन पिंजरे, ये सभी 7.5 दर्जन पिंजरे शीर्षक के उनके कहानी संकलन में निहित हैं। और दूसरी, मुख्यतः वो कहानियां जो ब्रितानी जीवन में प्रवासी भारतीयों, पाकिस्तानियों और यहाँ के मूल निवासियों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक टकराव के दस्तावेज हैं। मसलन चमड़े का सिक्का, आपका स्टेशन आ गया है, कच्ची गिरियां,
ब्रह्मा की दूसरी बेटी और अटका हुआ पानी। ये कहानियां 7.5 दर्जन पिंजरे और अटका हुआ पानी नाम के संकलन में छपी हैं। विभाजन की कहानियों में 7.5 दर्जन पिंजरे गौतम सचदेव की सर्वाधिक सशक्त कृति है, जिसे मैं बंटवारे की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनता हूँ। मैं ये बावजूद इसके कह रहा हूँ कि विभाजन पर उर्दू और हिंदी में बहुत लिखा गया है और मैंने भीष्म साहनी, कमलेश्वर, यशपाल और इंतजार हुसैन की कालजयी रचनाएं पढ़ी हैं। गौतम सचदेव की यह कहानी हिंदी की एक बीजीय सेमिनल कहानी है, जिसकी मौलिकता, कथ्य, उपकथ्य और संरचना शाब्दिक न होकर श्रव्यात्मक और दृष्टात्मक ऑडियो विजुअल है। और ये कहानी स्पष्ट रूप से आत्मकथात्मक है, ऑटोबायोग्राफिकल है। इसका प्रमुख किरदार पंकज गौतम सचदेव का प्रतिबिंब है। इसमें कोई हिंसा, मारकाट और खून खराबा नहीं, केवल विवरण है 90 तालों का, जो इस आघात से बचकर निकले एक परिवार के मुखिया ने अपनी हवेली में लगाए थे, ये सोचकर कि ये प्रतिशोध एक गुबार है जो निकल जाएगा, फिर से सब वैसा ही हो जाएगा। मैं इसके एक अंश पढ़ रहा हूं। छल्ला नंबर 1, इसमें 8 चाबियां हैं। मोटी इस्पाती चाबी उस सेफ की है जो घर की चोर कोठरी में घुसते ही बाएं हाथ की दीवार में घड़ी है। सेफ गुप्त है और बड़ी तस्वीर के पीछे है। तस्वीर के पीछे एक खिड़की है और उस पर ताला लगा है। इसका चाबी वाला छेद नकली है। असली छेद ताले के पिछली ओर है और वो SF531 मार्के वाली चाबी से खुलता है। खिड़की खुलने पर ही सेफ दिखती है। पंकज सोचने लगा, दादाजी ने गहनों को सुरक्षित रखने का उस जमाने में कैसा सूझबूझ वाला काम किया था। उसे उनकी इस अनोखी डायरी में काफी रस आने लगा। दादाजी की डायरी में खानदानी संपत्ति का पूरा विवरण था और ये भी लिखा था कि कहाँ क्या पड़ा है। पंकज ने अपने पिताजी से इन चीजों के बारे में अक्सर सुना था, लेकिन इतने विस्तार से और प्रामाणिक रूप में नहीं। डायरी मानो सब कुछ साक्षात दिखा रही थी। उसने पढ़ा, सेफ में सोने की 6 दर्जन चूड़ियां, 4 जड़ाऊ सेट, 10 गोखडू, 2 कंठे, 8 फूल चौक, 4 बाजूबंद, 8 ताबीज, घड़ी की 2 चैनें, 500 गिन्नियां, 4 सेट पाजेबें, दूल्हे का मुकुट, 3 जड़ाऊ श्रृंगार पट्टियां, 6 जौ मालाएं, 10 मोतियों के हार, 6 हीरे की अंगूठियां, 23 सादी अंगूठियां, 2 लौंग, 2 आरसियां और 4 पहुंचे। पंकज को इन गहनों में कई विचित्र और अपरिचित लगे। वो दादाजी की संपन्नता से अवगत था, लेकिन विवरण पढ़कर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि वो इनमें से कोई भी चीज साथ नहीं ला सके थे। बाद में भी वे अपने घर कभी न जा सके। उसने अपने पिताजी से सुना था कि वे एक दिन में लखपति से कंगाल हो गए और इसी सदमे ने उनकी जान ली। पिताजी भी अपने घर जाने का सपना देखते ही रह गए और चल बसे। उन्हें दिल्ली आने पर मामूली नौकरी करनी पड़ी और उनके शब्दों में, अपने देश में तो हम रुल गए। इसका अंतिम अंश मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये एक तरह से पूरी बात को एक्सप्लेन करता है। पिता की मृत्यु के बाद उनके फूलों को प्रभावित करके पंकज बहुत उदास हो गया था। जब वो दादाजी की डायरी और उनके 7.5 दर्जन चाबियों को प्रवाहित करने लगा, तो कुछ क्षणों के लिए उसका हाथ रुक गया। क्या डायरी और चाबियां किसी ऐतिहासिक प्रमाण से कम हैं? क्यों न इन्हें वापस ले जाऊं? जैसे 54 वर्षों से अब तक पड़ी हुई थी, वैसे ही आगे भी पड़ी रहेंगी। फिर उसे पिता की बातें याद आई। बेटे, ये चाबियां नहीं, यादों के पिंजरे हैं। इनमें पड़े रहने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान एक हकीकत है। ये बात मेरे पिता बरकत राम जी कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वे सदा यही मानते रहे कि हमारी संपत्ति सुरक्षित है और हम जल्दी ही लौटकर अपना सब कुछ संभाल लेंगे। उनकी मृत्यु के बाद मेरे दोनों बड़े भाई उस वहम को पाले रहे और जाते समय मुझे सौंप गए। अब मैं विरासत के इस फंदे से आजाद होना चाहता हूँ। बहुत पहले मुझे विश्वास हो गया था कि हमारा वापस अपने घर जाने का सपना कभी सच नहीं होगा। इन्हें मेरे साथ ही गंगा में बहा देना। तो किसी भी सिनेकार की पटकथा के लिए यह कहानी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है।
क्योंकि इसके बयां या नैरेटिव में ध्वनियां तालों पर लगे मकड़ी के जाले हैं जो आप देख सकते हैं। एक उजाड़ भूतहा परिदृश्य है। यानी ये कहानी क्लासिकीय भ्रम की नहीं, विभ्रम की है। इल्यूजन की नहीं, हेल्यूसिनेशन की है। दोनों मनोविज्ञान के शब्द हैं। भ्रम में आप रस्सी को सांप समझते हैं, पर विभ्रम में न रस्सी होती है न सांप, और आप सांप को देखने लगते हैं। 7.5 दर्जन पिंजरे गौतम सचदेव के लॉकडाउन बारबर्टन के एक समय के सुखद अतीत में लौट जाने का भ्रम नहीं, विभ्रम है। इसी संकलन की एक और कहानी मिठाई विभाजन के पूर्व दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति निहित पूर्वाग्रहों की परतें खोलती हैं। ऊपरी सतह पर हास्य और व्यंग से लबरेज इस कहानी का उपतथ्य सतह से ठंडी नजर आने वाली वह राख है जिसकी तह में प्रतिशोध की चिंगारियां हैं। यह इलाका घोर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, और अगर देश बटा तो यह निश्चित ही पाकिस्तान बनेगा। समय की सीमा की वजह से मैं विभाजन की अन्य कहानियों पे अंश नहीं ले सकता हूं और नहीं उसका विश्लेषण कर सकता। कथा, उपन्यास, नाटक अथवा फिल्म में चरित्र निर्माण एक दुरूह प्रक्रिया है। ब्रितानी परिवेश की जिन कहानियों को गौतम जी ने जन्म दिया वो हमारे आसपास की हैं। उनमें कहीं हम आप भी हैं। एक कहानीकार के तौर पर गौतम जी इसे कैसे हासिल करते थे, ये बात जानने लायक है। मैंने उनसे पूछा था कि आप अपनी कहानियों में हमारे आसपास के चरित्र कैसे गढ़ते हैं, मतलब उसमें छलावरण या कैमोफ्लेजिंग कैसे करते हैं। उनका जवाब था, कोई भी कलाकार जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है उसकी प्रस्तुति को बदल देता है। मैं एक घर की मिसाल देता हूँ। हम सबके घर में वही दाल, आटा, तरकारी आती है, लेकिन हमारी रसोई में तरकारी, दाल अथवा सब्जी का जो रूप बनता है वो कच्चे माल से भिन्न होता है। उसी तरह लेखक भी सारी सामग्री उसी समाज से लेता है, लेकिन जब वो उसका अपनी कविता, कहानी या उपन्यास में रचाव करता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। यही रचना है, यही साहित्यकार की कृति है। समाज से लिए गए कच्चे माल का रचाव ही लेखक का कौशल है, सृष्टि है। अगर समाज से लिए गए चरित्र पहचान में आ गए तो वो राग द्वेष से युक्त माने जाएंगे। कहानी में वो पूरी तरह रूपांतरित होने चाहिए। अगर पहचान में आ गए तो वो लेखक की असफलता है, रचनात्मक दुर्बलता है। यानी समाज के वास्तविक चरित्र गौतम जी की नजर में कहानी में रूपांतरित या ट्रांसेंड होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ हम उनकी कहानी चमड़े का सिक्का की कहानी का अंश पढ़ सकते हैं। सर, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ आप मेरे पेपरों को खुद जांचें और मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका दें। रश्मि ने जिस आत्मविश्वास के साथ शिकायत भरा ये अनुरोध किया था, उसमें तत्व की बात वो रहस्य भी था जिसे लंदन टेलीविजन में काम करने वाली हर लड़की जानती है। यानी बिल्टन मरे को लड़कियों का शौक था। रश्मि को यह रहस्य अपनी सहेली सुधी से ज्ञात हुआ था, क्योंकि कभी वो भी बिल्टन मरे का शौक पूरा करती थी। बिल्टन हिंदुस्तानी लड़कियों को विशेष रूप से पसंद करता था। वो कहता था कि इनकी मुश्की रंग में एक तरह की खुशबू होती है और इनके लंबे बालों के सहलाने पर तो वो नशा चढ़ता है जो शराब का पूरा ड्रम पी जाने पर भी नहीं चढ़ता। रश्मि को जिस बात की आशा थी वही हुआ। बिल्टन ने नजरें उठाकर रश्मि को आंखों के तराजू से तौलने का काम शुरू किया। जब तक रश्मि ने बिल्टन की कुर्सी के पीछे लगे तैलचित्र पर दृष्टि डाली, तब तक बिल्टन ने उसका पूरा गोश्त तौल लिया था। गौतम जी के अवसान के बाद प्रकाशित कहानी संग्रह आधी पीली आधी हरी के प्राक कथन में भारत के सुप्रसिद्ध कहानीकार स्वर्गीय महीप सिंह ने लिखा है, गौतम सचदेव की कहानियां विदेश में बसने की इच्छा रखने वालों के बहुत से भ्रम तोड़ती हैं। यहाँ बहुत सा धनोपार्जन बड़ी सरलता से किया जा सकता है, ये भ्रम बहुत व्याप्त है, किंतु इसके लिए कितना श्रम और कभी कभी बड़ी जलालत भी झेलनी पड़ती है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। आजकल हिंदी में प्रवासी साहित्य की बहुत चर्चा होती है। ऐसे साहित्य के सृजन में गौतम सचदेव का अपना विशिष्ट स्थान था। हमारे बीच से उनका इस प्रकार अचानक चले जाना बहुत बड़ा आघात है। कथा शिल्प में महारत के साथ साथ गौतम सचदेव की कविताएं भी विविधतापूर्ण है, जिनमें परिपक्व भावनाओं के प्रवाह है, राजनीति है, दर्शन है, शहर है और आम आदमी का दर्द भी है। एक और पहलू जो गौतम सचदेव के काव्य को
प्रवासी कवियों की भीड़ से अलग करता है वो है शैली और विषय को लेकर उनके प्रयोग, विशेष तौर पर अनजाने विषयों में अपनी रचनात्मकता तलाशने का जोखिम उठाना गौतम जी की फितरत का हिस्सा था। ईश, केन और कठ उपनिषदों का काव्य रूपांतर त्रिवेणी इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस चराचर जगत के प्रत्येक कण में, हर जगह जल और थल में ईश का है वास, इस कारण करो जो भोग, उसमें भाव हो बस त्याग का, रखो न मन में लालसा कोई, न कोई लोभ धन वैभव, किसी का भी नहीं, सब ईश का है, सब ईश का है। त्रिवेणी के प्राककथन में डॉक्टर कर्ण सिंह ने गौतम सचदेव के इस प्रयोग को भरपूर सराहा है। गौतम सचदेव ने, मैं उनको कोट कर रहा हूं, डॉक्टर गौतम सचदेव ने ईश, केन और कट को यद्यपि मुक्तक छंदों में ढाला है, लेकिन उसमें न केवल अभिव्यक्ति की सहजता, सुबोधता, सातत्य और निरंतर बहती हुई धारा का प्रवाह है, अपितु एक प्रकार की अंतर्निहित संगीतमकता भी है। गौतम सचदेव का यह दावा सही था कि उनकी कविताएं अत्यंत संवेदनशील तो थी ही, बल्कि मौलिक बिंबों से अटी थी। 2011 में प्रकाशित कविता संकलन सूरज की पंखुड़ियां के 98 पृष्ठ में माँ कविता आपको भीतर तक भिगोती है। माँ मुस्कुराती है, न पूछती है, न डांटती है, निर्लिप्त देखती रहती है बस, हार पहने हुए दीवार पर टंगी मौन एकटक। कुछ नहीं होता अब उसे गेंद का निशाना बनने से या पीठ पर चिड़िया के हगने से। वो देखती है और मुस्कुराती है, दीवार पर टंगी तब भी जब आती है प्रतिदिन गूंगी धूप मिलने उससे, कांच में जड़ी आंखों से निहारती रहती है माँ अलग अलग कमरों में कैद घर को, और खुश है। क्या सचमुच? क्या वो खुश थी? चौखटे में बंद होने से पहले या बाद में? लटके रहने में क्या मिलता है उसे, वही जाने। वो क्यों हो गई है होते हुए भी न होने जैसे, न रहते हुए भी रहने जैसे। चौखटों में बंद हैं हम सब, या दीवार, या टंगे हैं दीवारों पर, और कांच की तरह टूटते हैं, बिखरते हैं, चुभते हैं। पर चौखटे, दीवारें और कांच कितने अलग हैं हम सबके। रंग भेद और जाति हिंसा पर उनकी कविताएं एक वक्त देती हैं, जैसे सूरज की पंखड़ियों की ढिठाई जो कि अमेरिकी समाज की धमनियों में बहते अनवरत रंग एक पर प्रहार करती हैं, जो कि और जगह भी सब जगह लागू होता है। ये कविता छोटी कविता है और बड़ी सशक्त कविता है। गोरे ने काले को मारा, लाल खून निकला। गोरे ने भूरे को मारा, लाल खून निकला। काले और गोरे ने भूरे को मारा, लाल खून ही निकला। खून कितना अजीब है। सदा से संघर्षरत लेखकों के आर्थिक शोषण पर एक छोटी सी कविता पुस्तक का मूल्य मुझे बहुत प्रभावित करती है। पुस्तक पर छपा मूल्य होता नहीं लेखक का, पुस्तक पर छपा मूल्य होता नहीं लेखक का, नहीं वह मूल्य जो उसे मिलना चाहिए। मूल्य कृति का भी नहीं होता, वो होता है लेखक के ज़मीर का, जितने में उसको उसे बेचना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पर गौतम सचदेव का हुलिया ढीले ढाले कुर्ता पैजामे वाले एक पारंपरिक साहित्यकार का नहीं था। वे हर अवसर में सुरुचिपूर्ण पोशाक में रहते थे। काम के मामले में उनका समय प्रबंधन चौंकाने वाला था। ब्रिटेन में भारतीय फिल्म संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध संस्था साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सांस्कृतिक संगठन सानिध्य के अध्यक्ष के रूप में उनका सहयोग उल्लेखनीय था। गौतम सचदेव द्वारा दिया गया SACF फाल्के मेमोरियल व्याख्यान का विषय फिल्मों में प्रेमचंद्र, जो भारत की साहित्यिक पत्रिका लम्ही के जुलाई सितंबर 2010 के अंक में प्रकाशित हुआ था, काफी चर्चित हुआ। गौतम सचदेव की रुचियों का दायरा काफी फैला हुआ था। वो चित्रकारी करते थे, गाना गाते थे। 1907 में मैंने एक अंग्रेजी नाटक योर्स कृष्णा मेनन लिखा और उसके मंचन में जब किरदारों का अकाल पड़ा तो मैंने उन्हें
कृष्णा मेनन के पिता कृष्ण कुरूप और लाला लाजपत राय दोनों की भूमिकाएं निभाने का आग्रह किया और गौतम जी ने एक मित्र और सहयोगी का कर्तव्य निभाया। दोनों भूमिकाएं सराही गईं। अक्सर गौतम सचदेव ने अपनी पुस्तकों के आवरण चित्र बनाए, खासतौर से त्रिवेणी के। व्यंग भी गौतम जी की एक सशक्त अभिव्यक्ति थी, जिसका जिक्र पद्मेश जी ने किया। उनका व्यंग संग्रह सच्चा झूठ उनके लंदन प्रवास की कृतियों का संग्रह था। गौतम जी के सरोकार अंतरराष्ट्रीय थे। कवि, संस्कृत कर्मी एवं भारत की जानी मानी लंबी साहित्यिक पत्रिका के प्रधान संपादक विजय राय डॉक्टर गौतम सचदेव को हिंदी का एक ऐसा वरिष्ठ कथा लेखक मानते हैं जिनका भारतीय पाठकों और प्रवासी भारतीय पाठकों के बीच बराबर का सम्मान है। अपने व्यंग के कैनवस में गौतम जी के आकर्षक रंग न केवल उपमाएं, घटनाएं एवं किस्से कहानियां ही हैं, बल्कि इतिहास और सांस्कृतिक तत्व भी हैं। उनका अपना एक अलग पाठक वर्ग है। उन्होंने कई अपरिहार्य महत्व की कहानियां हिंदी साहित्य को दी हैं। उनके कथात्मक अवदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण समान। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि गौतम जी न केवल एक संवेदनशील कवि, कहानीकार और व्यंग्यकार, आलोचक और प्रसारक थे, बल्कि मेरी नजर में एक आद्य सेमिनल विचारक भी थे। उनकी यही विलक्षणता उन्हें न केवल ब्रिटेन के अन्य समकालीन रचनाकारों से अलग करती है, बल्कि उन्हें समय के आगे के एक साहित्यकार के रूप में भी स्थापित करती है। उनकी इस विशेषता को मरणोपरांत प्रकाशित उनके कुछ निबंधों से समझा जा सकता है। अपने अभाव की वजह से मैं केवल एक मिसाल यहाँ प्रस्तुत करूंगा। 2014 में प्रकाशित उनके संग्रह संप्रति का पहला निबंध हिंदी का प्रवासी साहित्य आत्मश्लाघा में रत लेखकों के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करता है, भले आप इससे सहमत हो या नहीं। प्रवासी हिंदी साहित्य उद्धरण प्रवासी हिंदी साहित्य द्वैत भाव और दुविधा का साहित्य है। वो विदेशों में लिखा जाने के कारण अपरिचित, दूरस्थ माना जाता है। इसलिए इसे मुख्य धारा के साहित्य में कोई खास जगह नहीं मिल पाई या अधिक से अधिक हाशिए बनी। इसीलिए इसे त्रिशंकु साहित्य भी कह सकते हैं। भारत के बाहर जो हिंदी साहित्य लिखा गया या लिखा जा रहा है, उसमें विषयों या शैली की विविधता नहीं है और भाषा भी पेड़ से तोड़े गए ताजे सुगंधित फल जैसी नहीं, शीशियों में बंद पुराने अचार या मुरब्बे जैसी है। द्वैत भाव और दुविधा में फंसा प्रवासी हिंदी लेखक जिन स्मृतियों को साहित्य का जामा पहनाता है, उनके कारण उसके आत्मरत और आत्म केंद्रित हो जाने का खतरा बना रहता है। क्योंकि उसके प्रेरणा स्रोत अधिकतर स्मृतियां या सपने होते हैं, इसलिए वो नए परिवेश और नए जीवन रूपों से जुड़ नहीं पाता। उसका ये बेगानापन, अलगाव या एलियनेशन उसे रचना के स्तर पर द्विदेशीय या बहुदेशीय नहीं, बल्कि एक देशीय और मनोदेशीय ही बनाया है। सृजन के स्तर पर जिस नए जीवन से साक्षात्कार होना चाहिए और जिसको उसे अंगीकार करना चाहिए या चुनौती देनी चाहिए, उसके बजाय वह उसके बजाय वह बीते हुए जीवन को न भूलने देने की कोशिश में लगा रहता है और उस उपक्रम में खुद ही खड़ी की हुई दीवारों में कैद रहना चाहता है। उद्धरण समाप्त। मेरी दृष्टि में ब्रिटेन के हिंदी लेखकों में गौतम सचदेव की जगह बेजोड़ थी, यानी उनके साहित्यिक सृजन की परिधि ब्रिटेन में बसे किसी भी साहित्यकार से कहीं अधिक व्यापक थी। उनकी कहानियों, कविताओं, लेखों और व्याख्यानों का दायरा समाज, राजनीति, कला और दर्शन सभी को अपने आप में समेटता है। गौतम जी की अकाल मृत्यु 29 जून 2012 को हृदय के ऑपरेशन के समय पता चला कि गौतम जी प्रकाशन के लिए 6 तैयार पांडुलिपियां छोड़ गए हैं। ये उनकी कर्मठता, अनुशासन और संगठन की मिसाल है और हम सभी को प्रेरणा देने वाली है। उनके न रहने के बावजूद पिछले 8 वर्षों में ये 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनका पूरा श्रेय मंजू भाभी और डॉक्टर शशि प्रभा कुमार की कर्मठता और योजना को जाता है। गौतम जी के प्रति आदर और उनके अधूरे काम को पूरा करने की इन दोनों की इच्छा शक्ति को मैं नमन करता हूं। और ये किताबें हैं गद्य पथ के द्वीप, आधी पीली आधी हरी, संप्रति और कांटों ने पहने मोती।
उनके समीप होने के नाते मुझे लगता है अपने अंतिम दिनों में गौतम जी में एक निवृत्ति, एक रेजिग्नेशन का भाव आ गया था। मुझे याद है उनके अवसान के कुछ दिन पहले उनके घर के बाहर लगा एक बड़ा पेड़ गिर गया था। इससे उन्हें एक सदमा सा हुआ था और उन्होंने भाभी जी से कहा था, यह अच्छा नहीं हुआ। ऑपरेशन को जाने के कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे फोन पर कहा था, ललित ऑपरेशन के बाद अगर मैं लौटा तो हमें बहुत कुछ करना है। उनकी अंतिम कविता जो कांटों ने पहने मोती में छपी है, इस मनोदशा को प्रकट करती है। मैं इसी से समापन करूंगा। इसका शीर्षक है, हो भले तारे अंधेरा गुप्त हुआ अब आकाश मेरा। हो भले तारे अंधेरा गुप्त हुआ, स्वप्न मेरा बन गया है नाग जैसा पाश मेरा। गीत के स्वर झर गए हैं, ठूंठ जैसा कर गए हैं, साथ मेरा दे न पाएगा मधुर अभिलाष मेरा। हो गए हैं शब्द बहरे, अर्थ पर बेदर्द पहरे, भुर भुरा कर गिर गया विश्वास का कैलाश मेरा। दर्द से आहें सनी है, याद की किरचें तनी है, और कितनी बार करना चाहता दिल नाश मेरा। कामना के वार पहने खोलने पाऊं न डैने, कामना के वार पहने खोलने पाऊं न डैने, जाल के बिन एक दाना सिर्फ होता काश मेरा। काफिला गुजरा समय का, भय पराजय का, भय पराजय का न जय का, साथ देता है अकेला असकता अवकाश मेरा। साथ देता है अकेला असकता अवकाश मेरा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित मोहन जोशी जी। आपने बहुत विस्तार से गौतम जी के विषय में बताया, और जो आपने कहा उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि गौतम जी अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से हम लोगों के बीच आज भी चर्चा का विषय रहते हैं। हम अपने वक्तव्यों में, अपने संबोधनों में, अपनी परिचर्चाओं में अक्सर उनके लेखन को कोट करते हैं और उन्हें याद करते हैं। अपने साहित्य के माध्यम से गौतम जी जैसे साहित्यकार हमेशा अमर रहते हैं, हमारे बीच रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज गौतम जी के ऊपर जिस विशेष कार्यक्रम में उनका पूरा परिवार हमारे साथ सम्मिलित है, जैसा कि ललित जी ने बताया। और अब मैं निमंत्रित करता हूं उनके पुत्र राहुल सचदेव जी को, जो कि को फाउंडर हैं, सीईओ हैं फोर्टेला कंपनी, जो एक मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी है और कैलिफोर्निया में बेस्ड है। और साथ ही मुझे ये भी पता लगा कि 1980 में राहुल जी ने एक छोटा प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया था बीबीसी के ऊपर। तो आइए हम स्वागत करते हैं राहुल सचदेव जी का। राहुल जी, आप आए। थैंक यू, धन्यवाद। एक्चुअली ललित अंकल, आपने जो ट्रिब्यूट पढ़ी पापा के लिए, बहुत बहुत अच्छी लगी। आपने दिल से लिखी। थैंक यू। तो पहले मैं सबका, वतन का, पद्मेश जी का, दिव्या जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये इवेंट पापा के लिए, मेरे डॉक्टर गौतम सचदेव के लिए ऑर्गेनाइज किया। ललित अंकल का, शशि दीदी का और आप सबका आभारी हूँ। हम सब आभारी हैं। मैं आज छोटा सा, थोड़े समय के लिए कुछ कविताएं पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे पापा ने हम बच्चों के लिए लिखी थी। ये कविताएं 1970s में लिखी, जो ब्रिटेन आने से पहले। तो कुछ कविताएं वो छपी भी। एक बुक का नाम था गीतों भरे खिलौने, जिसे 1982 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का गोल्ड मेडल मिला चिल्ड्रंस पोइट्री का। और कई कविताएं हैं जो छप नहीं पाई, अनपब्लिश्ड हैं, जो वो हाथ से लिख गए थे। वो मैं कॉपी लकीली इस बार लंदन से ले आया था। तो मैं 3 कविताएं उनकी पब्लिश्ड बुक से पढ़ना चाहता हूँ और 3 कविताएं उनकी अनपब्लिश्ड बुक से पढ़ना चाहता हूँ। और मैंने
इसलिए आप देखेंगे कि क्यों सेलेक्ट की, और हर कविता डिफरेंट है। तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। Let's see. ये दिख रहा है ना? जी। तो ये गीतों भरे खिलौने उस पुस्तक का नाम है। ये पापा की हैंडराइटिंग है, उसमें उन्होंने लिखी हुई है, और उनका सिग्नेचर भी है, तो मैंने कहा ये इंक्लूड कर लें। तो पहली कविता वो शायद मेरी, हम तीनों की, अंशुल और दिव्या और मेरी शायद बहुत चहती है। तो वो है घोड़ा। लकड़ी का घोड़ा, मारो ना कोड़ा, बाबूजी लाए, मुन्ने ने तोड़ा। चीनी का घोड़ा, किसने है तोड़ा, बहुत ना खाना, निकलेगा फोड़ा। रबर का घोड़ा, जितना मरोड़ा, वैसे का वैसा, जैसे ही छोड़ा। तो ये देख रहे हैं, बच्चों की पोएम्स हैं, हम लोगों के लिए लिखी थी, हमें एक्साइट करने के लिए। तो ये बाकी मैं पोएम पढ़ता हूँ। लकड़ी का घोड़ा, मैदान चौड़ा, कैसा निगोड़ा, भागा न दौड़ा। टुकड़ों से जोड़ा, रंग से निचोड़ा, पोला है थोड़ा, गुदड़ी का घोड़ा। तो ये अभी भी मुझे याद है जो उन्होंने लिखी थी, बहुत हमारी फेवरेट पोएम थी। तो दूसरी पोएम है नन्हा गांधी, लिटिल गांधी। काफी इंस्पिरेशनल है। तो बापू मुझे बना दे राम, चश्मा घड़ी दिला दे राम, धोती भी पहना दे राम, डंडा एक थमा दे राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। सत्य प्रेम सिखला दे राम, वैर क्रोध भुलवा दे राम, ज्ञान मार्ग दिखला दे राम, बंधन सब खुलवा दे राम, रघुपति राघव राजा राम। पाठ पढ़ें गीता का राम, आदर हो सीता का राम, मेहनत का हो पैसा राम, छुआछूत अब कैसा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो ये देखिए उसकी, ये डिफरेंट है, काफी इंस्पिरेशनल है। जो तीसरी पोएम है वो गंगा पे है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आसमान से उतरी गंगा, किरण परी सी सुथरी गंगा। आज भी हम बात करते हैं कि सुथरी नहीं है। किरण परी सी सुथरी गंगा, पर्वत की बेटी है गंगा, घाटी में लेटी है गंगा, कितनी लंबी चौड़ी गंगा, मैदानों में दौड़ी गंगा, घाट घाट से गुजरी गंगा, शीशे जैसी उजली गंगा, बल खाती लहराती गंगा, सागर को ही जाती गंगा। तो ये तीन जो कविताएं थी, ये मतलब पुस्तक में छपी हैं, और भी छपी हैं। तो मैंने और 3 कविताएं पढ़ी हैं जो उन्होंने नहीं छपवाई थी, और मेरा एक एम्बिशन है कि मैं उनको भी पब्लिश कराऊं। तो जो चौथी कविता है वो दिल्ली पर है, और वो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए काफी मैच्योर है, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बच्चों की कविताएं होती हैं वो एनिमल्स पे होती हैं या छोटी छोटी चीजों पे होती है। इस पोएम में, इस कविता में कुछ डेप्थ है जो मुझे अच्छी लगी, तो मैं वो पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। किले कुतुब और किल्ली, ये पापा की हैंडराइटिंग है, उन्हीं की बुक से मैंने ये पढ़ी है, तो मैंने कहा ये अप्रोप्रिएट है। किले कुतुब और किल्ली, बहुत पुरानी दिल्ली, में कुत्ते बिल्ली, अंग्रेजों की दिल्ली, चिकनी चुपड़ी तिल्ली, रूप बदलती दिल्ली, भूल पतंगे गिल्ली, क्रिकेट खेलती दिल्ली, सपने देखे चिल्ली, कितनी ऊंची दिल्ली, नौकर पिल्ले पिल्ली, धनवानों की दिल्ली, धनवानों की दिल्ली, आज भी धनवानों की है। दूध बर्फ की सिल्ली, गर्मियां है ना बहुत, दूध बर्फ की सिल्ली, कितनी महंगी दिल्ली, आज भी महंगी है,
झुग्गी झींगुर इल्ली गंदी बस्ती दिल्ली, खदर रेशम भिल्ली लगती भी नंगी दिल्ली, लगती भी नंगी दिल्ली, मर गिल्ली चिल बिल्ली बढ़ती जाती दिल्ली, आज उड़ाती खिल्ली नेताओं की दिल्ली। पॉलिटिशियन की सिटी है। तो ये उन्होंने देखी है कि 29 जून को काफी इंटरेस्टिंग है, उनकी डेथ भी 29 जून को हुई थी, 1979 में लिखी है। तो हम लोग मेरी शायद उस टाइम पे एज थी 11 साल का था। तो ये चौथी पोएम है। अब नेताओं की बात आई है तो मैंने कहा नेता की एक पोएम पढ़ लेते हैं, वो उसमें पॉलिटिकल थोड़ा बेंट है। तो ये बच्चों की पोएम है, मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि उस टाइम पे उन्होंने इस पोएम को लिखा बच्चों के लिए। नेता 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 कुर्सी सेता, वोट ले गया भाषण देता, वोट ले गया भाषण देता, नेता नेता चंदा लेता, तोंद बढ़ाकर बना विजेता, तोंद बढ़ाकर बना विजेता, नेता नेता आज चहेता, जीत गया तो बालू रेता, नेता नेता ना विक्रेता, खानदान को सुख धन देता, अपने ही कोई लुक आफ्टर करता है, नेता नेता रहे अचेता, उतरी बाढ़ नाव तब खेता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पापा में उस टाइम पे भी 1979 में जब ये लिखी गई है अक्टूबर में, वो थोड़ा सा वो स्टाइल था कि वो हमेशा थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहते थे, वो हमेशा सच बोलते थे और जो फ्रैंक बातें करते थे। तो इसमें वो जो फ्रैंकनेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस मुझे समय कम है तो मैं एक लास्ट पोएम पढ़ना चाहता हूँ, और ये मैंने इसलिए पिक की क्योंकि पापा को ड्राइंग करने का भी शौक था। तो वो कई कविताओं पे उन्होंने इस तरह के छोटी छोटी ड्राइंग कर रखी हैं। ये पोएम आई थिंक लंदन आने से कुछ पहले लिखी है उन्होंने। इसका नाम है तितली बटरफ्लाई, और इसमें काफी रोमांटिक है जो मुझे अच्छी लगी। तितली उड़कर आती जाती, तितली उड़कर आती जाती, फूलों के दिल को ललचाती, फूलों के दिल को ललचाती है। काश हम भी पर मिल जाते, काश हम भी पर मिल जाते, फूल सोच सोच रह जाते। ये फूल सोचते हैं कि हम भी शायद मिल जाते। तितली इतने में चुपके से, तितली इतने में चुपके से रस लेकर जाती इठलाती, बच्चों के मन हुए पतंगे, बच्चों के मन हुए पतंगे, पंख रेशमी रंग बिरंगे, पंख रेशमी रंग बिरंगे, लेने को जब हाथ बढ़ाते, लेने को जब हाथ बढ़ाते, तितली उड़ जाती मुस्काती, उसमें नॉटीनेस है। इंद्रधनुष से होली खेलें, मोर पंख की रंगत ले ले, मोर पंख की रंगत ले लें, तितली को बगिया में देखें, रंगों का त्योहार मनाती। तो होपफुली आपको ये कविताएं अच्छी लगी जो मैंने पिक की। ये डायरी का लास्ट पेज है जिसमें मैंने देखा कि पापा ने उन कविताओं की लिस्ट बनाई थी जिसे उन्होंने पब्लिश किया शकन प्रकाशन से। उसका एड्रेस भी है दरियागंज में। तो एनीवे मैं और समय नहीं लेना चाहता। हमारी पूरी सचदेव परिवार की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू, हमारा आभार है, शुक्रिया। ओवर टू यू। जी नमस्कार, वापस बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उनकी कुछ अप्रकाशित रचनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया जो हम लोगों को शायद कभी सुनने और देखने को ना मिलती। और मुझे याद है ललित जी, शायद आपको याद होगा, दिल्ली के ऊपर एक गौतम जी की बड़ी लंबी कविता है जो अक्सर हम लोग उनसे सुना करते थे। हाँ, मैं उसको पढ़ना चाहता था पर टाइम नहीं था।
तो मुझे लगता है गौतम जी जैसे व्यक्तित्वों के लिए हमें पार्ट 2 भी करना पड़ेगा आगे हाँ बिल्कुल, आयोजनों का। उन्होंने इतना कुछ लिखा है, उनके जरूर। एक विधा के ऊपर पूरे कार्यक्रम हो सकते हैं। हाँ आइए बिल्कुल। अंत की तरफ चलते हैं, और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच उनके परिवार से प्रोफेसर शशि प्रभा माथुर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बहुत विद्वान हैं, शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय, भारतीय विद्या भवन के दिल्ली केंद्र की डीन हैं, और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ शशि प्रभा माथुर जी का। शशि प्रभा जी आइए। शशि प्रभा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलना शुरू करें। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। जी, सबको नमस्ते। मैं सबसे पहले वातायन संस्था और उनके सभी अधिकारियों, विशेषकर श्री ललित जोशी जी की आभारी हूँ कि आपने मेरे चाचा जी और मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर गौतम सचदेव के 81वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यह आयोजन किया, और स्वयं एक बहुत ही शोधपूर्ण गहन लेख आपने जो अभी पढ़ा, जिसमें आपने उनकी रचना धर्मिता के सभी आयामों को स्पर्श किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी स्नेही जनों का, परिवार जनों का मैं नमन करती हूँ। और मुझे केवल 2-3 बातें कहनी हैं, क्योंकि मैं संस्कृत की विद्यार्थिनी रही हूँ, तो संस्कृत का श्लोक तो हम लोगों के मुंह पर हमेशा विराजमान रहता है। कहा गया है, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। इस संसार परिवर्तनशील है और कौन इसमें जन्मता नहीं, मरता नहीं, ये तो संसार की रीत है। लेकिन जिसके जन्म लेने से उसका वंश समुन्नत होता है, वास्तव में उसी का जन्म सार्थक है। तो आज देहांत के 8 वर्ष पश्चात विदेश की भूमि पर जो उनकी कर्म भूमि रही, डॉक्टर गौतम सचदेव की उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर जो ये चर्चा हो रही है, और आप लोग जिस प्रकार स्नेह पूर्वक उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उसमें सहभागी होने का सुअवसर मिलने पर हम सब कृतज्ञ हैं। मैं उनके कृतित्व के विषय में अधिक चर्चा न करते हुए 2-3 बातें कृतित्व के विषय में अवश्य कहना चाहूंगी। अभी ललित जोशी जी ने कहा कि उन्हें रचनात्मकता का जुनून था। मुझे लगता है रचनात्मकता का ही नहीं, वे जो भी काम करते थे, हर काम का उनमें एक जुनून था। वे उतने ही उत्साह से, यदि वो कुछ पका रहे हैं रसोई में, तो जैसे वो कहानी लिखते थे, उतने ही जुनून से वो हर काम करते थे। तो शायद प्रत्येक कार्य को पूरी उमंग, पूरे उल्लास और पूरी निष्ठा से करना, ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही विशिष्ट पक्ष था। वैसे तो वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जैसा कि अभी चर्चा भी हुई। नाम रखा गया था गौतम। मुझे लगता है परिवार में किस हमारे पूर्वज ने ये नाम दिया होगा, क्योंकि गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, तर्क शास्त्र जो न्याय दर्शन है, और गौतम जी के व्यक्तित्व में तार्किकता, बौद्धिकता, न्यायपूर्ण दृष्टिकोण, ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही सबल पक्ष रहा है। दूरदृष्टा थे, समीक्षक थे, जन्मजात अध्यापक थे। कोई भी, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, संक्रांत नहीं कर पाते हैं। उनसे जब भी कोई भी बात किसी भी विषय पे पूछी जाए, वो पूरी तन्मयता से, इतनी सरलता से समझाते थे, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कि वो उसे आत्मसात करने में सक्षम हो जाता था। उनके सर्जक रूप को तो आपने अभी सराहा है। काव्य, कथा, व्यंग्य, गजल, समीक्षा, पहले वे अपने सुवाच्य हस्तलेख में लिखा करते थे, और बाद में स्वयं उन्होंने टाइप करना जब शुरू किया, तो आपने बताया 4 उनकी पांडुलिपियां थी, और अभी ये 2 पांडुलिपियां मेरे पास हैं जो अप्रकाशित हैं। एक है उस पार जो कहानी संग्रह है, और एक है ये मुट्ठी में तारे, जिसमें बाल कविताएं हैं। मुझे लगता है उन्हें अपने निधन से पूर्व कुछ पूर्वाभास हुआ होगा,
क्योंकि रचनाएं सबकी, हम सबके कुछ ना कुछ काम अधूरे छूटते हैं, लेकिन जिस प्रकार वे ये पुस्तकें, ये पांडुलिपियां टाइप करके शीर्षक देकर एक अलग अलग जिल्द में समेट कर छोड़ के गए हैं, शायद उसी तरह वो अपनी विरासत, जो कहानियों की चर्चा आपने की ललित जी, बहुत ही मर्मस्पर्शी थी। खासकर आपने 7.5 दर्जन पिंजरे की बात की। मैंने अपने दादाजी से सुना था, जैसे कि उस कहानी का नायक है पंकज, तो हमने ये सुना था कि एक तिजोरी थी जिसका ताला जर्मनी से लाया गया था और 14 साल तक, विभाजन के पश्चात 14 साल तक वो ताला खुला नहीं था। तो 7.5 दर्जन चाबियां अगर वो लेकर आए थे, उन अलमारियों में जो विरासत छोड़ आए, जो धन दौलत छोड़ आए, उसकी हमें कोई पीड़ा नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि संस्कारों की जो विरासत, संस्कारों की जो पोटली थी, वो जरूर अपने साथ ले आए। और वो विरासत, वो पोटली शायद हमारे दादा ने इनको सौंपी हमारे चाचा डॉक्टर गौतम सचदेव को, और उन्होंने परिवार की भावी पीढ़ियों में उन संस्कारों को संक्रांत करने का जो स्तुत्य दायित्व निभाया, उसने हम सबको, विशेषकर मुझे, अपने जीवन में बहुत ही प्रेरित और प्रभावित किया है। आपने उनकी कहानियों में कुछ दार्शनिक तत्वों की भी विवेचना की, जो मेरे लिए विशेष रुचि के विषय हैं, क्योंकि मैं दर्शन की विद्यार्थी हूँ। भ्रम और विभ्रम का दार्शनिक विभेद आपने बताया, द्वैत और द्विविधा के विषय में आपने चर्चा की, और इस 7.5 दर्जन पिंजरे तथा छोटा चरणदास, मुझे लगता है ये कहानी भी, जैसा आपने ठीक कहा, आत्मकथात्मक है। और वो जूते, शायद एक छोटे से जूते थे, 7-8 साल के बच्चे के नन्हे नन्हे पाँव के जूते, जो उसकी सबसे अमूल्य चीज थी, जिसे वो साथ लेकर आया था, लेकिन वे भी उससे छीन लिए जाते हैं। तो वो जो छवियां उनके मन मस्तिष्क पर अंकित रही विभाजन की, त्रासदी की, यत्र तत्र वे मुखरित होती रहती हैं। आपने इस कहानी को दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए भी बहुत उपयुक्त बताया, और बंटवारे की सबसे सशक्त कहानी कहकर आपने इसका विश्लेषण किया। मैं वास्तव में आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और चाहती हूँ कि आज इस चर्चा के बाद और अधिक पाठक उनकी कहानियों को, उनकी कविताओं को पढ़ेंगे। कुछ चीजें मैं, जैसा कि आपने कहा, कविता के बारे में आपने चर्चा की, मैं डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी जी ने अधर का पुल पर जो भूमिका लिखी, उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। गौतम सचदेव की कविता में हमारे समय पर, समकालीन जीवन पर एक सटीक, बेबाक और संवेदनशील बयान का अंदाज है। उसमें एक खूबसूरत सादगी है। उनकी कविता की बुनावट में बनावट नहीं है, वे देखते और महसूसते हुए लिखते हैं। कुछ कहना है इसलिए कहते हैं, वे शब्दों की फिजूल खर्ची नहीं करते, और कहते कहते बड़ी गूढ़ बात कह जाते हैं, नाविक के तीर की तरह गहरी चोट कर जाते हैं। उनके द्वारा शब्दों का जो चयन किया जाता है, मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष सर्जक का था, जिसमें उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं का सृजन किया। दूसरा एक पक्ष था अध्यापक का, शिक्षक का। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था कि वे स्वयं, उन्होंने प्रेमचंद के कहानी शिल्प पर शोध किया, लेकिन वे स्वयं शिल्पी थे, केवल कथा शिल्पी नहीं थे, हस्तशिल्प के विविध आयामों के वे अभ्यासी थे। संगीत कला, चित्रकला, पाक कला, काष्ठ कला, और आपको हैरानी होगी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और अभियांत्रिकी की विविध विधाएं, इन सब में वे दक्ष थे। सुव्यवस्थित और संस्कारी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर गौतम सचदेव को बच्चों से विशेष स्नेह था, जैसा कि अभी राहुल के द्वारा सुनाई गई कविताओं से जाहिर हुआ। वे, उनका स्वर इतना प्रभावशाली था कि वे प्रसारण की दुनिया में जब आए, तो उनका वो स्वर एक सशक्त रूप में, सशक्त माध्यम के रूप में, हमसे पूछिए कार्यक्रम के द्वारा सारे संसार में बड़े चाव से सुना जाता था। बहुभाषाविद थे, पंजाबी मातृभाषा थी, उर्दू और फारसी उन्होंने शायद बचपन में ही अपने पिताजी यानी मेरे दादाजी से सीखी। हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने दक्षता हासिल की, और संस्कृत के प्रति उनका अनुराग। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उपनिषद पढ़ने हैं। एकादश उपनिषद मैंने उन्हें ग्रंथ दिया,
और उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने चर्चा की कि मैं 3 उपनिषदों का काव्य रूपांतर कर रहा हूँ, जो त्रिवेणी नाम से प्रकाशित हुआ। अनुवाद कला में इतने प्रवीण थे कि वे उर्दू से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से पंजाबी, इन सब भाषाओं में आशु अनुवाद भी करने की उनमें क्षमता थी। सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का गुण था वो था वे आदर्शवादी थे। स्वप्न देखते थे, लेकिन स्वप्न देखते हुए भी अपने आदर्शों की बलि कभी नहीं चढ़ाई। सत्यनिष्ठ थे, स्वाभिमानी थे और स्वावलंबी थे। ऐसे डॉक्टर गौतम सचदेव, जो आज अपने स्थूल शरीर से हमारे मध्य नहीं है, लेकिन अपने यशः शरीर से आज भी और आने वाले अनेक अनेक वर्षों और युगों तक रहेंगे, क्योंकि लेखक कभी मरता नहीं है, सर्जक की कभी मृत्यु नहीं होती है। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जम भयम। उन कवियों की जय कही जा रही है जो कवि रस सिद्ध होते हैं, सुकृति होते हैं। उनके यशः शरीर को न तो जरा का, बुढ़ापे का भय होता है और न ही मृत्यु का भय होता है। आज की संध्या उनकी स्मृति में नमन करते हुए मैं उनकी कविता, जो मुट्ठी में तारे, इस पांडुलिपि की अंतिम कविता है, जिसमें भी वे एक सद्भावना छोड़ रहे हैं, सद्भावना का संदेश, उसको पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मुट्ठी में तारे, मुट्ठी भर भर तारे, बोए द्वारे द्वारे, फूले फले उजाला, सब में सुख विस्तारे। चांद अकेला क्यों हो, घर घर में ले जाएं, बच्चों में बिछलाकर मुखड़े सब चमकाएं। दिन जैसी हो जाएं सबकी काली रातें, हम बांटें तारों की आपस में सौगातें। मन मंदिर उजला हो, काले भाव बिसारे, चमके सभी दिलों में सद्भावों के तारे, चमके सभी दिलों में सद्भावों के तारे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि प्रभा जी। आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को अपने शोध से, अपनी चर्चाओं से बहुत सुशोभित किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सफल करने के लिए। आज समय की सीमा है और हम लोग समय में बंध के इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, वरना ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में नारायण कुमार जी भारत से, अनिल शर्मा जी भी हैं और उन लोगों के संबोधन भी हम सुनते। यहाँ पर तरुण कुमार जी हैं, भारतीय कमीशन में हिंदी और संस्कृति अधिकारी हैं, और उनके पुराने साथी विजय राणा, ममता गुप्ता जी जैसे लोग, और कृष्णकांत जी जिन्होंने उनके साथ नाटक किया है, मैं चित्र भी देखा था, उनको भी बुलाते। लेकिन समय की सीमा को देखकर हम आप सबका आभार, और जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गौतम जी के इस कार्यक्रम में, सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इन शब्दों के साथ कि अगले सप्ताह शनिवार को शाम को 4 बजे हम इस श्रृंखला में फिर मिलेंगे, वातायन के प्रवासी लॉकडाउन, और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी हुई है जो फेसबुक पर जाएगी। और मेरा निवेदन है कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इसका प्रचार हो सके, गौतम जी के साहित्य का प्रचार, उनके व्यक्तित्व का प्रचार, वातायन संगोष्ठी का प्रचार हो सके, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग को समाप्त करता हूँ, फिर हम परिचर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।